नमस्कार साथियों। तो ये हमारा आपकी विषय सूची है जिन जिन पॉइंट को आज हमको कवर करना है। तो इसका पूरा आपके सामने ये खाका है। पहला है बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित वैश्विक व्यवस्था अर्थात आउटर स्पेस गवर्नेंस। इससे रिलेटेड जो भी आपके नियम कानून बने हैं, है ना, ये क्या है, उसके हिसाब से जो साइंस टेक्नोलॉजी में जितने भी परिवर्तन हुए हैं उन सभी को इसमें कवर किया गया है। दूसरा आपका है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और ग्रेविटेशनल वेव्स एंड गुरुत्वीय तरंगे, दुर्लभ हिग्स बोसान का क्षय और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। तो इस तरह से हमारी जो पूरा ये टॉपिक है वो आपके सामने रहेगा। इसी से रिलेटेड हम सारा समझेंगे और जो जो आपके लिए टॉपिक सही रहेगा उनको हम पढ़ेंगे। बाकी आपको उसी ठीक सामने वीडियो में हम मना कर देंगे कि हाँ ये आपके लिए सही है या सही नहीं है। तो चलिए आज का पहला टॉपिक जो हमारा उसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित वैश्विक व्यवस्था अर्थात आउटर स्पेस गवर्नेंस। तो इसमें क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने यूएन ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर सोर्स गवर्नेंस इससे शीर्षक से एक संक्षिप्त नीतिगत विवरण जारी किया है ना। तो इसका क्या होता है, तो इससे जाने से पहले हम ये जैसे ही देख लेते हैं कि अंतरिक्ष में मौजूद अवसर इसमें किस हिसाब से आजकल जो वर्तमान में वैज्ञानिक अंतरिक्ष की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उससे इनोवेशन से रिलेटेड नई नई थ्योरी जो ले रहे हैं। तो पहला क्या है उसमें भू अवलोकन। तो इसमें क्या है, उपग्रह से प्राप्त डेटा और तस्वीरें वैज्ञानिकों को मौसम के पैटर्न, तापमान में उतार चढ़ाव आदि की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। जो इस कारण से क्या होता है कि आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपको फॉरकास्टिंग न्यूज़ होती है ना, कि हाँ यहाँ बारिश हो सकती है ज़्यादा या नहीं हो सकती है, यहाँ तापमान ज़्यादा रहेगा, चक्रवात आएगा, इन सब के रिलेटेड जानकारी जो रहती है, तो इससे क्या रहता है वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी मिल जाती है। और जो संचार की सुविधाएं रहती हैं, अगर 21वीं सदी में संचार नेटवर्क तेजी से संचरित अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों की उपलब्धता पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे क्या रहेगा, जैसे आपके टावर से मोबाइल नेटवर्क के जैसे देख लीजिए, जो हमारा पहले क्या रहता है टावर के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क क्या है, एक कह सकते हैं कि जिसकी फ्रिक्वेंसी रहती है एक सीमित एरिया तक ही रहती है, उससे ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन जब वही आप नेटवर्किंग एक तरह से अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ कर रहे हैं, तो एक ही एक तरह से अंतरिक्ष यान से आप पूरी पृथ्वी पे या फिर पूरे एरिया पे आप वहाँ उसका कनेक्टिविटी पहुंचा सकते हैं। तो इसका एक ये फायदा है। और दूसरा है उपग्रह नेविगेशन। तीसरा इसमें क्या है कि वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों का उपयोग करके वैश्विक लॉजिस्टिक श्रृंखला और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बनाता है और कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग समृद्धि के प्रमुख चालक होते हैं। तो ये आपका अंतरिक्ष में जो आजकल आउटसोर्सिंग हो रहा है या फिर जितना ज़्यादा इसके पीछे दिमाग लगाया जा रहा है, तो इसका ये कारण है। अब हम देखेंगे कि अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों को संचालित करने वाली मौजूदा वैश्विक व्यवस्था ये क्या है। तो इसमें 1958 में यूएन ने जो अंतरिक्ष के जो उपयोग के लिए इसके एक तरह से नियम निर्धारित किया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष में खोज करना और उसके उपयोग को नियंत्रित करना। और इसके साथ क्या है कि बाहर दूसरे शब्दों में कहें तो बीसीआई के जरिए हम केवल अपने मस्तिष्क का उपयोग करके किसी भी एप्लीकेशन या डिवाइस को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके मुख्य भाग में क्या क्या आता है, जैसे मस्तिष्क के अनेक संकेतों का पता लगाने के लिए, उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस और उसका विश्लेषण करने के लिए एक कंप्यूटर, और जिसे आप नियंत्रित करना चाहते हैं वो एक डिवाइस या एप्लीकेशन। फीडबैक देना बीसीआई के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। बीसीआई के लिए मस्तिष्क गतिविधि संकेतों को मापने हेतु उपयोग की जाने वाली अलग अलग तकनीकें निम्नलिखित है, जिसमें से पहला है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, दूसरा है फंक्शनल मैग्नेटाइजेशन। अब बीसीआई का अगर उपयोग देखेंगे तो शारीरिक दिव्यांगता और वृद्ध लोगों को मदद करेगा, बीमारियों के इलाज के लिए, मस्तिष्क संबंधी अनुसंधान के सुगम बनाने के लिए और मानव प्रदर्शन में शुरू करने के लिए। इसके चिंताओं में जैसे है तो तकनीकी उपयोगकर्ता से जुड़ी चिंता होगी, डेटा की निजता की चिंता रहेगी, है ना, साथ ही साथ सामाजिक प्रभाव, नैतिक चिंताएं और चिकित्सीय चिंताएं देखने को मिलेगी। निष्कर्ष में देखेंगे तो आने वाले कुछ दशकों में बीसीआई संबंधी अनुसंधान और विकास की वृद्धि जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हमें लोगों के दैनिक जीवन में भी बीसीआई का उपयोग देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बीसीआई की पूरी क्षमता का फायदा उठाने की इसकी सटीकता, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार की जरूरत है। तो ये आपके न्यूरॉन्स के लिए हो जाए। तो न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा सा है, तो इसमें क्या है कि मस्तिष्क में लाखों कोशिकाओं से बना होता है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं ना। जिस न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिकाएं भी कहा जाता है। ये क्या होता है, एक विशाल नेटवर्क की तरह कार्य करता है और शरीर की प्रक्रियाओं के समन्वय और नियंत्रण से बनाए रखता है ना। और इसके साथ क्या होता है, न्यूरॉन्स शरीर से सूचनाओं, संकेतों और संदेहों का प्रवाह करते हैं, है ना। न्यूरॉन्स तीन प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स और तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। इसके प्रकार में और क्या होते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर, बाइपोलर, पिरामिडल और पुंकीजे न्यूरॉन्स। ये आपके न्यूरॉन्स के प्रकार हो गए। अभी उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, तो हो गया, इसको आप
स्किप भी कर सकते हैं। अब आज का तीसरा जो टॉपिक ग्रेविटेशनल वेव और गुरुत्वीय तरंगे। तो ये क्या है कि हाल ही के वैज्ञानिकों ने इसमें एक तथ्य पेश किया जिसमें से क्या हो रहा है, निम्न आवृत्तियों पर ब्रह्मांड में गमन करते हुए कॉस्मिक बैकग्राउंड हम का निर्माण कर रही है ना। तो कॉस्मिक बैकग्राउंड हम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से देखा जाए तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती है ये ब्रह्मांड के कुछ सबसे प्रबल ऊर्जावान परिघटनाओं के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली लहरें हैं। ये जो होता है दो ब्लैक होल्स के आपस में विलय को दो न्यूट्रॉन तारों के टक्कर से शामिल हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में इसके अनुमान लगाया था और 2015 में इसकी पहली बार खोज की गई थी, जिसे इसमें लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी रेडिएटर द्वारा इसको खोजा गया था, है ना। तो इसका पता कैसे लगाया जाता है, तो इसका जैसे निम्नावित वाली तुरंगी का गुरुत्वीय तुरंगों का पता लगाने के लिए 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिसमें से पहला है आपका भारत स्थित जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, है ना। 5 अन्य टेलीस्कोप में आते हैं जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड में। तो ये उसके लिए हो गया। अब इतना ही आपके लिए जानना जरूरी है, बाकी इसमें कोई आपके लिए एक तरह से जरूरी नहीं है। अब यह दुर्लभ हिग्स बोसान का क्षय। तो इसमें आपको जानना है कि लार्ज हैडन कोलाइडर का संचालन यूरोपियन ऑर्गेनाइजर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इसके द्वारा किया जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि एलएचसी में किए जा रहे प्रयोग के दौरान एक दुर्लभ प्रक्रिया का प्रमाण में, जिस प्रक्रिया में क्या होता है हिग्स बोसान का क्षय जेड बोसान और फोटान में हुआ है। तो ये आपके लिए जानना है। अब ये क्या है कि परमाणु जो अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन है उसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। इसका 1954 में स्थापित किया गया था, है ना। इसके सदस्य 23 है। भारत एसोसिएट सदस्य है। इसका उद्देश्य क्या है, मौलिक भौतिक के क्षेत्र में अनुसंधान करना, पार्टिकल एक्सीलरेटर और अपने प्रमुख एक्सीलरेटर लार्ज हैडन कोलाइडर या उसकी अधिकतम क्षमता का उपयोग करने से, है ना। मुख्य उपलब्धियों में देखेंगे तो हिग्स बोसॉन डब्ल्यू हिग्स बोसॉन और डब्ल्यू बोसॉन, जेड बोसॉन, एलएचसी, वर्ल्ड वाइड वेब आदि है। इसकी खोज में देखा जाए तो ये एक दुर्लभ प्रक्रिया है। इस क्षय को सर्न में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के जनरल पर्पज डिटेक्टर्स या एटलस या सीएमएस में देखा गया था। इस खोज में क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में भी किया गया है ना। पांचवें मौलिक बल का भी पता चल सकता है जिसकी खोज अभी नहीं हुई है। और भौतिक शास्त्रियों ने वर्तमान में 4 मूल बलों को मान्यता दी है, जिसमें से पहला आपका है प्रबल बल, दुर्बल बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। ये सब हिग्स बोसन के बारे में हो गया। ठीक है। अब है आपका फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। तो ये क्या होती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं का विनिर्माण में विकृति प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसमें सब इतना जाना है कि ये है क्या। तो क्या है कि इनके द्वारा क्या रहते खुरातें मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जिस कारण से विशेषज्ञ समिति ने यह फैसला लिया है ना। और दूसरा क्या है, इसमें से क्या कहते हैं नेमेसुलाइड प्लस पैरासीटामोल डिस्पर्सिबल टेबलेट प्लस एमोसिक्लिनिन प्लस ब्रोमहेक्सिन आदि दवाएं सम्मिलित हैं, जिसमें 14 एफडीएस प्रतिबंध लगाए हैं। उनमें से 344 ड्रग कॉम्बिनेशन का हिस्सा है, जिन पर सरकार ने 2016 में प्रतिबंध लगा दिया था। अब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या है, एक से अधिक सक्रिय सामग्रियां होती है जिनका उपयोग रोग निश्चित इलाज के लिए किया जाता है ना। इसमें सक्रिय औषध दवाइयां कहते हैं, यह रोग के इलाज के लिए शरीर में आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करता है ना। ये जब कॉम्बिनेशन पहली बार बनाया जाता है इसमें नई दवा की परिभाषा के तहत शामिल किया जाता है। और इसमें क्या है कि भारत के औषध मंत्रालय ने पूर्व मंजूरी लेना इसके लिए अनिवार्य हो जाता है ना। तो इसके गुण में क्या होता है, यह एकल संकरी सामग्री वाली दवाओं की तुलना में लाभकारी होता है। जैसे इसकी उत्पादन लागत भी कम होती है, संक्रामक रोगों के उपचार के लिए होता है ना। रोग की दवा लेने में भी आसानी होती है। इससे क्या होता है पिल बर्डन में भी कमी आ जाती है। तो ये आपके लिए हो गया। इसके दोष में फार्माकोडाइमिन दवाओं का मिसमैच हो जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका असर कम हो जाता है, विषाक्तता बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ में कमी होती है ना। दवाओं के असरदार होने पर संदेह रहता है, कभी कभी ये असरकारक होते हैं या फिर कभी कभी ये कहते हैं कि कोई भी एक तरह से बहुत ही खतरा उत्पन्न कर देते हैं। और रोगाणु रोग प्रतिरोधी जो होते हैं निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, जिस कारण से इनकी प्रभाविता कम हो जाती है। इसके सुधार के लिए समय समय पर सर्वेक्षण की आवश्यकता है, राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण की और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की भी आवश्यकता है, ताकि जो भी किया जाए एकदम कड़ी निगरानी में किया जाए। और इसके जो पास किया जाए या फिर इनमें जो एक तरह से कमेटी द्वारा इसको सुझाव लिया जाए तो बहुचरणीय दृष्टिकोण के द्वारा और आवश्यक वस्तु दवाओं के विपणन और अनैतिक प्रथाओं के नियंत्रण आदेश 2070 द्वारा किया जाए। अब देखेंगे सिकल सेल एनीमिया ये क्या होता है। तो भारतीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। इसमें क्या हो कि ये हीमोग्लोबिन विकार है, जिसमें क्या होता है ये वंशानुगत रोग होता है जो शरीर के ऑक्सीजन प्रवाह को प्रभावित करता है ना। इस रोग में क्या होता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का आकार परिवर्तन हो जाता है, एक साधारण डोनट के प्रकार से परिवर्तित होकर अर्धचंद्राकार या दरंती के आकार का बन जाता है।
विकृत कोशिकाओं की लोचशीलता में कमी आती है ना। इस कमी से छोटी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। तो अब ये देखेंगे कि साधारण कोशिका बनाम सिकल कोशिका। साधारण रक्त कोशिकाएं इस तरह होती हैं, है ना, ये हो गए आपका। और हीमोग्लोबिन दोषपूर्ण जब इनमें सिकल कोशिका का निर्माण हो जाते हैं तो इनका आकार परिवर्तन हो जाता है, आप देख सकते हैं इसमें, है ना। सिकल कोशिका से रक्त प्रवाह को प्रभावित होती है, क्योंकि जब जो रक्त बहता है वो इस हिसाब से बहता है ना। लेकिन जब सिकल कोशिका बन जाती है तो रक्त इस तरह से बनती है, जिससे क्या होता है कि इनके प्रवाह में बाधा आती है, जो रक्त वाहिनियों में ढंग से नहीं बह पाती। अभी इस एनीमिया के राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया के उस मिशन के बारे में जैसे देखेंगे, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? एससीडी रोगियों से सस्ती सुलभ देखभाल प्रदान करना, देखभाल की गुणवत्ता निश्चित करना और बीमारी के प्रसार को कम करना। और दूसरा क्या है? 2047 तक भारत के लोक स्वास्थ्य की समस्या को उन्मूलन करना, है ना। इस रणनीति में क्या क्या आता है कि स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम और समग्र प्रबंधन एवं निरंतर देखभाल। लाभार्थी में क्या आता है कि इसके 40 वर्ष तक की पूरी आबादी को इस मिशन में शामिल किया जाएगा, है ना, 18 वर्ष से। इसके प्रारंभ में करीब उच्च प्रसार वाले 17 राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, असम, यूपी, केरल, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो इन 17 राज्यों पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए हो गया। अब हो जाएगा इस मिशन को 3.5 वर्षों में एससीडी की जांच, इसकी रोकथाम के परामर्श और पीड़ित की देखभाल के लिए 7 करोड़ कवर करना है। और कंजर्वेशन में क्या होगा कि मौजूदा तंत्र और रणनीतियों के एकीकरण से सुधार किया जाएगा। इसमें अन्य पहले जो की गई है, तो इसमें क्या है कि सामुदायिक स्तर पर सेवाएं, हीमोग्लोबिन संबंधी अनुवंशिक बीमारियों को शामिल करना, अनुवंशिक परामर्श सेवाओं सहित विवाह पूर्व और गर्भधारण पूर्व स्क्रीनिंग करना, विशेष कार्ड वितरित करना जिससे 40 वर्ष से कम आए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, है ना। साथ ही साथ इस रोग से ग्रसित या रोग के लक्षण दिखने पर लोग स्वयं को इस पोर्टल पर पंजीकृत कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हो गया। अब है स्टेम सेल्स। स्टेम कोशिका क्या होती है कि यह एकल कोशिका जिसमें दो मूलभूत क्षमताएं होती है। पहला क्या होता है? स्व नवीकरणीय अर्थात स्वयं की प्रतिलिपि बना लेती हैं। और दूसरा क्या है? अलग अलग विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो इस स्टेम सेल का उपयोग करके विश्व के पहले कृत्रिम मानव भ्रूण से इसी संरचना का विकास किया गया है। ये मानव भ्रूण क्या करते हैं? विकास के प्रारंभिक चरणों को प्राकृतिक भ्रूण के समान प्रतीत होते हैं। इससे क्या होता है? धड़कते हृदय और मस्तिष्क के विकास का अभाव होता है, जो गर्भनाल, अंडपीत कोष और भ्रूण के रूप ले लेते हैं। यह जो मॉडल है वैज्ञानिकों को आनुवंशिक विकारों और प्रवाह के बारे में शामिल होने गर्भपात के पीछे जैविक कारणों को समझने में मदद करता है। यह अनुसंधान मानव विकास के छुपे रहस्यों को समझने के लिए परीक्षण करेगा और साथ ही साथ गर्भावस्था का पता लगाने के लिए बीबीएसडी, इसको अवधि को बीबीएसडी कहते हैं। स्टेम सेल की प्रासंगिकता में देखेंगे तो रोगी की प्रकृति को समझने के लिए सही रहता है। स्टेम सेल थेरेपी, इसे पुनर्योजन चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है, जो किसी निश्चित बीमारी के इलाज हेतु क्षतिग्रस्त ऊतकों को नए स्टेम सेल का प्रत्यारोपण किया जाता है। तो ये हो गया। अब इससे संबंधित चुनौतियों में देखेंगे तो नैतिक चुनौती में क्या होता है कि आईपीएस की कोशिका निर्माण संबंधित क्षमता के समान मानव की क्लोनिंग में शामिल हो सकता है। इसकी सुरक्षा संबंधित चिंताएं, विभेदन के उच्च दर के कारण स्टेम सेल में कई बार अनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। प्रतिरक्षण प्रणाली द्वारा अस्वीकृत स्टेम सेल तंत्र को समझना, है ना, कृत्रिम भ्रूण से संबंधित जीवों के गर्भ को प्रत्यारोपित करना और कानूनी चिंताएं, इन्हें मरीज के गर्भाशय में प्रत्युत करना फिलहाल गैर कानूनी है। तो ये हो गया। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि नैतिक दुविधा जो है उसका समाधान किया जा सकता है। रोगियों के अन्य सुविधा व्यक्तियों के साथ स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाली अवैज्ञानिक या अनैतिक स्टेम सेल थेरेपी को रोकने के लिए मौजूदा विनियम की व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। और दूसरा क्या है आपका? सुरक्षा संबंधी चिंताओं से निपटना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताकि गुणवत्तापूर्ण नैदानिक अनुसंधान के लिए पर्याप्त वित्त के अलावा कुशल मानव संसाधन की भी आवश्यकता होती है। और सहयोग देना, दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता प्रदान करना, ये हो गया। अब देखेंगे प्रयोगशाला में निर्मित हीरे। तो ये प्रयोगशाला में निर्मित हीरे क्या होते हैं? ये शुद्ध कार्बन के क्रिस्टलीकरण माध्यम से कृत्रिम तरीके से निर्मित होते हैं ना। 1954 में इसका पहला न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, है ना। इन हीरों की कठोरता और मजबूती के कारण इनका ज्यादातर उपयोग कठोरता एवं मजबूती की आवश्यकता वाले उपकरणों एवं मशीनों में किया जाता है ना। अब भारत में देखेंगे तो भारत में जो प्रयोगशाला में निर्मित हीरो की संख्या है वो 3 मिलियन से अधिक है, और यह वैश्विक उत्पादन का लगभग 15% है ना। तो ये क्या है? भारत रासायनिक वाष्प निक्षेपण प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रयोगशाला में निर्मित हीरो की संख्या का सबसे बड़ा उत्पादक है। और सरकार ने क्या किया था? हीरो के विकास में बढ़ावा देने के एलजीडी पर 5% कर को समाप्त कर दिया है। इसके साथ साथ आईआईटी मद्रास से इंडियन सेंटर फॉर लैब ग्राउंड डायमंड स्थापित करने की घोषणा की है।
अब जो ये एलजीडी के उत्पादन के तरीके हैं उच्च तापमान एवं उच्च दाब पर बनाया जाता है। इस विधि में लगभग आपका कह सकते हैं कि 7,30,000 PSI के अत्यधिक उच्च दाब और अत्यधिक उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान में लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस और रासायनिक वाष्प निक्षेपण की विधि से इसको तैयार किया जाए। अब संक्षिप्त सुर्खियों में देखेंगे तो पहला है आपका आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। तो ये क्या होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो होती है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है ना। इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी, है ना, जिसमें खतरनाक सूक्ष्म जीवों या आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण नियमावली 1989 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्म जीवों और पुनः संयोजकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना, प्रायोगिक फील्ड ट्रायल सहित आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों को उत्पादों का पर्यावरण से मुक्त करना और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करना। संगठन में देखेंगे तो इसके वर्तमान में 24 सदस्य हैं। इसकी बैठक हर महीने होती है। इस समिति की अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के विशेष सचिव व अपर सचिव के द्वारा की जाती है। तो ये आपके लिए हो गया। अब दूसरा है सेल कल्टिवेटेड मीट। ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके निर्माण और विक्रय को मंजूरी दे दी गई है। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशु आधारित उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कोशिका संबंधन और सूक्ष्म किण्वन के विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। सिंगापुर ने कोशिका संबंधित मांस की बिक्री को भी मंजूरी दी थी। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था, है ना। इसमें क्या होता है? जिससे ग्रीन हाउस गैस सर्जन की कमी होती है इसके कारण। और दूसरा क्या होता है? पशु अधिकारों की रक्षा होगी। लोग अपनी आहार संबंधी आदतों को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें वसा की मात्रा को कम करके पशु आधारित उत्पादों की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सकता है। इसमें चुनौती क्या है कि कीमत निकट भविष्य में ऊंची रहने की उम्मीद है ना। कोशिकाओं की सीमित उपलब्धता और उपयुक्त परिवेश की संबंधित बाधाएं होगी, है ना। गोजाति मांस के स्वाद, बनावट, वसा सामग्री तय करने में कठिनाई होगी और उपभोक्ताओं को इसकी स्वीकृति के लेकर अनिश्चितता भी बनी हुई है। तो ये हो गया आपका। अब है mRNA वैक्सीन। ये क्या होती है? तो भारत ने औषधि महानियंत्रक भारत के पहले mRNA आधारित वैक्सीन को मंजूरी दे दी है ना। यह है कोविड-19 की बूस्टर वैक्सीन है। इसमें क्या होता है? जिनेवा में बायोफार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने बनाया है। DCGI ने दूसरे आपातकालीन उपयोग में इसकी अनुमति दी है। तो ये हो गया, ये आउटडेटेड हो गया, तो ये उतना जरूरी नहीं है। बस इतना है कि इसके ट्रायल की मंजूरी दे दी गई थी। अब है फेज थेरेपी। फेज थेरेपी क्या होता है कि बैक्टीरिया मारने वाला वायरस का उपयोग, ये फेज थेरेपी कहलाता है। इसमें क्या होता है आपका? एंटीबायोटिक दवाओं के अनुचित उपयोग के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध में वृद्धि हुई। इसलिए क्या किया जाएगा कि बैक्टीरिया संबंधी रोगों को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं का एक विकल्प बैक्टीरियोफेज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है ना। तो वर्ष 2050 तक एंटीबायोटिक प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप हर साल दवा प्रतिरोधी रोगों से 10 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। और क्या है? बैक्टीरियोफेज, ये फेज ऐसे वायरस होते हैं जो केवल बैक्टीरियल कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं और उन्हीं कोशिकाओं से अपना प्रतिरूप बनाते हैं। फेज थेरेपी में क्या होता है कि बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करने के लिए फेज का उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या है कि 1915 में ग्रेट ब्रिटेन के फ्रेडरिक डब्ल्यू टी वॉट ने 1917 में फ्रांस के फेलिक्स डी हेरी ने इसकी खोज की थी। तो ये हो गया। अब इसमें महत्व में देखेंगे तो मानव कोशिकाओं को नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। बैक्टीरिया कोशिकाओं के मौजूद होने से महत्वपूर्ण अंतर है ना। अब ये अपना प्रतिरूप बना सकते हैं, इसलिए प्रारंभिक खुराक अपेक्षाकृत कम होगी और ये स्वाभाविक रूप से गैर विषाक्त होंगी। तो ये हो गया। लेप्टोपायरोसी यह बीमारी है जो मानसून की शुरुआत में होती है, जो पशुजन्य जीवाणु जनित रोग है ना। तो ये एक संक्रामक रोग है जो वाहकों में कृंतक, मवेशी, सूअरों जैसे कुत्ते में शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका। ये क्या होते हैं? इसके लक्षण में डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस के समान होते हैं। कैप्टागॉन गोलियां क्या होती हैं? ये सीरिया में उत्पादित की जाती हैं, जो एक मादक द्रव्य है ना। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरियाई लड़ाकों ने इस गोली का व्यापक उपयोग किया था। पहली बार 1960 के दशक में निर्मित किया गया था और असली कैप्टागॉन के फिनिथाइम लाइमाइन की एक तरह से क्यों है कि सिंथेटिक फिनिथाइलिन शामिल थी, जिसमें क्या होता है कुल एम्फेटामिन संबंधित है। तो ये उतना जरूरी नहीं है, बस मैंने इसको पढ़ा दिया है आपके लिए। फोनान क्या है कि क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके फोनान को विभाजित करने की सफलता प्राप्त की है। ये क्या होता है? फोनान का सफलतापूर्वक वैज्ञानिकों ने एक तरह से विभाजन किया है। फोटान अर्धकण अवस्था में होते हैं या किसी ठोस परमाणु के अनुवंशिकों में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको जानना जरूरी नहीं है। अब क्या है? प्रोजेक्ट तारा। तो ये क्या है कि अल्फाबेट के दूर दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए लेजर का उपयोग किया जाएगा। अब अल्फाबेट प्रोजेक्ट तारा के तहत वर्तमान में भारत, अफ्रीका सहित दुनिया भर के अनेक क्षेत्रों में लाइट बीम इंटरनेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अल्फाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है ना। और प्रोजेक्ट तारा में क्या होगा? फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तकनीक का उपयोग करके
मुक्त क्षेत्र लाइन ऑफ साइट में मौजूद ट्रांसवर्स के भी संचार के माध्यम से कम्युनिकेशन चैनल को। तो नॉर्मल इतना जानना जरूरी है कि जो प्रोजेक्ट तारा है ये आपको इंटरनेट पहुंचाने के लिए लेजर तकनीक का उपयोग किया जाएगा, है ना। तो ये होगा। अब हिरोशिमा एआई प्रोसेस, इसमें क्या है, जापान के G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें क्या है, वैश्विक नेताओं ने एआई को विनियमित करने के लिए एचएपी की शुरुआत की है। एचएपी की स्थापना ओईसीडी और एआई वैश्विक साझेदारी सहयोग से G7 कार्य समूह के माध्यम से की जाएगी, है ना। और इसके लिए अलग से मार्गदर्शन मूल्य के आधार पर एक अलग विनिमय की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये G7 कंट्रीज के लिए होगा। और क्या है, भारत में सबमरीन केबल बिछाने के लिए फेरमत। तो ये क्या होता है कि इससे भारत के नीचे, समुद्र के नीचे केबल लैंडिंग स्टेशन स्थापित करने संबंधी नियमों को आसान बनाया जाएगा। जिससे क्या होगा, दूरसंचार विभाग ने सबमरीन केबल और केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंधित चिंताएं प्रकट की है। साथ ही इन चिंताओं के समाधान के लिए कुछ सिफारिशें भी की है। तो ये नॉर्मल बात होगी। सौर प्रस्फुटन का कोरोना मास इंजेक्शन, ये भी उतना जरूरी नहीं है ना। जेमिनी उल्का बौछार, ये भी उतना नहीं है। इतना बस जान सकते हैं कि उल्का बौछार की घटना तब होती है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु के मार्ग से गुजरती है। इससे क्या होता है, ये इसके कारण रात के आकाश में प्रकाश की रेखा दिखाई देती है ना। अब ये हो गया। अर्धचंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले एक नए क्षुद्रग्रह की खोज की गई। इस क्षुद्रग्रह को 2023 FW13 नाम दिया गया। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अर्धचंद्रमा या अर्ध उपग्रह की संज्ञा दी गई इसको। इसकी उतनी ही अवधि में सूर्य की परिक्रमा करता है जितनी अवधि में पृथ्वी करती है। हालांकि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से बहुत कम प्रभावित होता है। विश्लेषकों का मानना है कि 100 ईसा पूर्व से पृथ्वी की यह परिक्रमा कर रहा है। तो ये हो गया। अब हो गया ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल। ये क्या है, ये फतह है, इसका अनावरण की, इसका नाम फतह है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1400 किलोमीटर। यह गति मैक 5 या लगभग 6174 किलोमीटर से अधिक है इसकी गति, है ना। हाइपरसोनिक मिसाइलें पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम होती हैं। तब इसमें हाइपरसोनिक प्रणालियों के दो प्रकार हैं। पहला है हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल, दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल। और इसके लाभ क्या होते हैं, इससे केवल गति ऊर्जा यानी गति से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके इसको लक्ष्यों को नष्ट किया जा सकता है ना। उच्च गति से पैंतरेबाजी की जा सकती है ना। और साथ ही साथ जवाबी या लॉन्ग रेंज हमले किए जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब क्या होता है, हाइपरसोनिक हथियार कार्यक्रम को विकास करने में अमेरिका, रूस और चीन अग्रणी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस, जर्मनी और जापान ऐसी तकनीकें विकसित कर रहा है। तो ये हो गया। टाइटन पनडुब्बी क्या है, जैसे अमेरिका नौसेना ने कहा टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए गहराई में उतरने के दौरान पनडुब्बी से संपर्क टूट गया। इसके तुरंत बाद नौसेना को अंतःस्फोट जैसी आवाजों का भी पता चला। इससे क्या है कि टाइटैनिक जहाज का मलबा लगभग समुद्र से 3800 मीटर के नीचे मौजूद है। विस्फोट में अति संकुचित स्थान में दबाव तब तक बनता है जब तक कि ऊर्जा तीव्र गति से विमुक्त नहीं होती। इसके मलबा बाहर की ओर फैल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे न्यूज़ पे था। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि गहरे समुद्र में जल के दबाव से पनडुब्बी को संकुचित करके नष्ट कर दिया जाए। तो जैसे हमारे फेफड़े के अंदर दबाव हमारे चारों ओर वायु के दबाव के समान होता है, उसी तरह समुद्र तल में यह दबाव प्रति वर्ग सेंटीमीटर में लगभग 1.033 किलोग्राम या एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। और जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है दबाव बढ़ता जाता है। प्रत्येक 33 फीट पर गहराई पर दबाव और एक वायुमंडलीय दबाव बढ़ जाता है। तो ये हो गया। अब केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क सीएलएन क्या है कि ये केंद्रीकृत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सीएलएन में एक तरह से शामिल हो जाता है। सीएलएन क्या है, स्थानिक महामारी तथा महामारी के प्रकोप के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन के परीक्षण के लिए कार्य करता है ना। तो ये उसके लिए हो जाएगा। अब महामारियों के बीच क्या होता है, अवध के दौरान संस्थाएं सीईपीआई की प्राथमिकता वाले अधिक रोगों और एक खिलाफ के टीके में मदद करेंगी। तो ये इसके लिए हो गया। अब क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजेक्शन कार्यक्रम। तो ये क्या होता है कि आपके इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण आधार और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों को स्थापित करेगा। जिससे क्या होगा, स्वच्छ दहन वाला ईंधन बनेगा और उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होगा। तो ये हो गया। ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन से तेजी लाने और प्रौद्योगिकी विकास में लागत की कमी लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। तो बस इतना है। इसका मिशन के उद्देश्य दे सकते हैं कि भारत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। अब भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता देश माना जाएगा, है ना। देश में रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा किया जाएगा, है ना। और भारत में अनुसंधान विकास परियोजनाओं का समर्थन होगा। बस ये है। लिथियम आयन बैटरी, इसके बारे में हमने जैसे मई माह के भी आपके एक तरह से कह सकते हैं कि मैगजीन में चर्चा की थी। ये दोबारा से न्यूज में है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसके बारे में क्या बताया गया है
कि नोबेल पुरस्कार विजेता लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक जैन बैरिस्टर गुडनाइफ का निधन हो गया। तो ये आपके लिए एक तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्या है कि जो आपके आविष्कारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनके निधन होने पर उनसे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 2019 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से गुडनाइफ, एम स्टैनली, विंटिगम और अकीरा योशिनो को दिया गया था। इन्हें यह पुरस्कार लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया था ना। लिथियम आयन बैटरी क्या होती है कि एक रिचार्जेबल बैटरी होती है ना। डिस्चार्ज होने पर लिथियम आयन ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। वही चार्ज करने पर यह पुनः धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर वापस आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, अधिकतर पोर्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि ये क्यों जानूं। उत्प्रेरक क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है आपके लिए। चीरस बोस तरलावस्था, इसमें क्या होता है कि यूएसए के और चीन के वैज्ञानिकों ने, भौतिक विदों ने दावा किया है कि एक नई पदार्थ की अवस्था को चिरल बोस तरल अवस्था की खोजी गई है। ये क्या होती है कि विशेष सामग्री की दो परतों को बहुत कम तापमान पर एक साथ लाकर की गई है। तो ये हो गया। तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, है ना। तो हमारा ये जून माह की मंथली मैगजीन खत्म हो गई है। अब हम जो अगला लाएंगे वो आपके लिए लाएंगे जुलाई माह की मंथली मैगजीन। उसको आपके सामने लाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी न्यूज़ है, वो आपके सामने लाया जाएगा और आपके साथ इसी तरह मुखातिब हुआ जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का साथ में जुड़े रहने के लिए, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें।